मेहरगढ़ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीर जैसे नगरों का बसना एक सभ्यता का निर्माण था। यह सभ्यताएं अपने समय में संगठित और विकसित थी। उनका मुर्दों का टीला बनना एक रहस्य है। नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती थी, मगर नदियां अपना रास्ता बदलती रहती थी। आज जैसी गंगा नदी है वैसी हजारों वर्ष पूर्व नहीं होगी। आपको पता है रेगिस्तान कैसे बनते हैं, खासकर रेतीले रेगिस्तान कैसे बनते हैं? इतना रेत आता कहां से है? हर रेगिस्तान की अपनी कहानी है। जब अफ्रीका के मरुस्थल सहारा और भारत के मरुस्थल थार की खुदाई शुरू हुई तो दोनों ही स्थान पर किसी पुराने जनजीवन के सबूत मिले। फलों और जंगलों के निशान, जंगली जानवरों के अवशेष, मछलियों और समुद्री जीवों के अवशेष, मनुष्य के बनाए औजार, उनकी बनाई पत्थर की मूर्तियां और चित्रकला। यह कोई परी कथा नहीं है कि इन विशाल रेगिस्तानों में कभी फलते फूलते जंगल और जल से लबालब झील हुआ करते थे। मनुष्य यहाँ न सिर्फ रहते थे बल्कि यह इनका अपना इलाका था। जैसे जैसे इन स्थानों की हरियाली घटती गई, जल स्तर घटता गया, नदियां सूखती गई या रास्ता बदलती गई, लोग भी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं और जाने लगे। मेहरगढ़ की टाउनशिप में जब पानी की किल्लत होने लगी तो वहां से कुछ दूर एक नई बस्ती तैयार हो रही होगी, एक बेहतर मॉडर्न टाउनशिप। उस जमाने के किसी बिल्डर ने इसे डिजाइन किया होगा। आज जैसे विज्ञापन छपते हैं कुछ ऐसा ही, आइए आइए, शहर के बाहर एक स्मार्ट सिटी बन रही है। वहां सभी घरों में बढ़िया टॉयलेट होगा, पानी की सप्लाई होगी, ढकी हुई नालियां होगी, पब्लिक स्विमिंग पूल होगा, चमचमाती सड़कें होंगी, लेक व्यू फ्लैट होंगे, कम्युनिटी हॉल होगा, शहर का नाम होगा हड़प्पा। एक दूसरे बिल्डर ने इस्तिहार दिया होगा कि हम एक और शहर बसा रहे हैं जो हड़प्पा से भी अधिक आधुनिक होगा। वहां बढ़िया शॉपिंग सेंटर होंगे, दुनिया भर की चीजें मिलेंगी, यहाँ आइए, व्यापार करिए। मेहरगढ़ के लोग अपनी अपनी औकात के हिसाब से इन नए शहरों की ओर बढ़ गए होंगे। संभव है कि भारत के अन्य हिस्सों से भी लोग खिंचे चले आ रहे हों। किसी को कंट्री साइड हड़प्पा पसंद आया होगा तो किसी को मेट्रो सिटी मोहनजोदड़ो और किसी को समंदर किनारे लोथल और धौलावीर। आज से 4500 वर्ष पूर्व दुनिया के सबसे आधुनिक नगर कुछ इस तरह तैयार हो रहे होंगे। इतिहास का असली आनंद तो तभी है जब आप टाइम मशीन से उस समय में लौट जाए। इस विषय पर रांघेय राघव की एक किताब है, मुर्दों का टीला। मैं वह कहानी यहाँ नहीं कह रहा, यूं ही कुछ सुनाता हूं जो वहां खुदाई से मिली चीजों पर आधारित है। आज से 4000 वर्ष पूर्व के एक परिवार की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि एक लड़का था विनोद। वह हड़प्पा की एक कॉलोनी में रहता था। उसकी कॉलोनी एक बड़े कैंपस में थी जिसमें एक ही डिजाइन और एक ही रंग के पक्के ईंट के बने कई घर थे। हर घर में अटैच टॉयलेट था, एक ठीक ठाक साइज का हॉल था, रसोई में चूल्हा और तंदूर थे। कॉलोनी के मध्य एक क्रीड़ांगन, एक सामुदायिक हॉल, एक विशाल सीढ़ीदार स्विमिंग पूल था। घरों की कतारों के बीच से एक पक्की सड़क निकलकर मुख्य सड़क में मिल जाती थी। सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थी जो नदी में आकर गिरती थी। विनोद के पिता व्यापारी थे, अक्सर टूर पर रहते थे। वह दक्षिण में लोथल से एक नाव पकड़ते और बेबीलोन निकल जाते। वहां जाकर टेराकोटा की मूर्तियां और सीपियां बेच कर आते। उनकी धौलावीर के बाजार में एक अपनी दुकान भी थी जो कई पंक्तिबद्ध दुकानों के मध्य थी। उस बाजार में तांबे के बर्तन, टेराकोटा के खिलौने, सीपियों के हार, खेती बाड़ी के औजार, हर तरह की चीजें मिलती। कुछ दूर एक किला था और एक बांध था जहां पानी इकट्ठा किया जाता था। विनोद का स्कूल शायद वह वहीं हड़प्पा में रहा हो, मगर वहां किस भाषा में पढ़ाई होती थी या किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं। वह कुछ चित्र बनाकर लिखते थे, जैसे मछली बना दी, त्रिशूल बना दिया, कोई रेखा खींच दी। उस भाषा को आज तक कोई ढंग से पढ़ नहीं पाया। उनके परिवार के कुछ लोग पास के शहर मोहनजोदड़ो में रहते थे जहां 2 मंजिले मकान थे। वहां जब वे एक बैलगाड़ी में बैठकर जाते तो रास्ते में कई गांव दिखते जहां मिट्टी के बने झोपड़ों में किसान परिवार के लोग रहते। उन गांवों में कई खेत और बागान नजर आते, चावल, गेहूं, कपास और जौ के खेत। किसान बैल से खेत जोत रहे होते
और समृद्ध किसानों के दलान पर एक हाथी भी बंधा होता। खेतों के बीच एक नहर घग्गर नदी से निकल कर आती। मोहनजोदड़ो एक महान नगर था जहाँ के माहौल कुछ रंगीन थे। वहाँ संगीत की ऑडिटोरियम थे जहाँ नर्तकियां नृत्य करती। वे अपनी पूरी बाह में चूड़ियां पहनती और खूब श्रृंगार करती। उनके गले में भांति भांति के हार होते। वहीं शायद एक राज दरबार भी था जहाँ एक दाढ़ी वाले राजा या पुरोहित रहते थे। शहर के मध्य एक ऊंचा मिट्टी का टीला था जो उस शहर के सौंदर्य में चार चांद लगा देता। उस टीले पर चढ़कर विनोद पूरे शहर पर एक विहंग दृष्टि यानी बर्ड्स आई व्यू डालता। मगर न जाने क्या हुआ कि वह पूरा शहर और उसके साथ अन्य सभी शहर तबाह हो गए। सभी लोग किसी युद्ध या किसी आपदा में मारे गए, भाग गए या कहीं खो गए। या उस समय कई मामलों में दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी जिसके विषय में आज की दुनिया सबसे कम जान सकी। इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो नहीं था। यह नाम तो उनके बाद के लोगों ने दिया। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। हमने एक किताब में पढ़ा कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता खत्म हो गई। पता नहीं उस किताब ने यह बात कहां से पढ़ी। जब हड़प्पा का लिखा कोई पढ़ नहीं पाया, जब आर्यों का कोई आनुवंशिक यानी जेनेटिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, जब ऐसे किसी युद्ध के सबूत नहीं मिले, तो यह बात नहीं कही जा सकती। मैंने पढ़ा है कि ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। शायद आपने यह पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में जिन युद्धों का जिक्र है वह हड़प्पा से जुड़ी हो सकती है। ऐसे कयास इतिहासकार अवश्य लगाते रहे, मगर आज के समय वैज्ञानिक इतिहास लिखा जाता है। पहले तो यही सिद्ध करना होगा कि ऋग्वेद कब लिखा गया, उसकी पहली प्रति कहाँ है और उसमें लिखी घटनाओं की वैज्ञानिक मैपिंग करनी होगी। मगर वह तो लिखी ही नहीं गई, वह तो बोल कर आगे बढ़ाई गई। यह भी एक बात है जो भारत और चीन की सभ्यता में मिलती है। कई कथाएं सिर्फ सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। जैसे चीन में भी सभ्यता विकसित हो रही थी, मगर तांग वंश से पहले के जमीनी प्रमाण ढूंढने कठिन है। वहां भी श्रुति परंपरा से ही बात आगे बढ़ी। यानी अगर वे बेबीलोनियन या मिस्र की तरह लिख देते और उसकी डेटिंग हो जाती तो हम मान लेते। हाँ, लिखना एक पक्ष है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि संभव है पत्थर पर नहीं, कागज या भोजपत्र पर लिखा गया हो जो गुम हो गया हो। चीन में भी कागज बना लिए गए थे। भारत में जब हड़प्पा जैसी सभ्यता थी तो यह मानना कठिन है कि सिर्फ बोल सुनकर ही कार्य होता हो। आपने कहा कि हड़प्पा में धान के खेत थे, जबकि चावल की खोज तो चीन में हुई। मैंने पहले लिखा है कि जंगली चावल मनुष्य के पहले से थे। मनुष्य ने इसे खोज कर खेती करनी शुरू की। इसके प्रमाण हड़प्पा में तो मिले ही, उड़ीसा के जंगलों में भी मिले। अब क्रेडिट भले ही चीन ले ले, क्योंकि उनके पास बृहत रूप से इस खेती के प्रमाण है। क्या हड़प्पा में देवी देवता थे? वे किस धर्म के थे? धर्म का कंसेप्ट तो शायद ना आया हो। सभ्यताओं ने कुछ देवता अवश्य बना लिया होंगे। हड़प्पा में मिली आकृतियों से लोग अपने अपने अनुमान लगाते रहे हैं कि वह किसकी पूजा करते थे या आज के किस देवता से आकृति मिलती है। इन सब अन्य सभ्यताओं की तरह वहां भी ऐसी मान्यताएं अवश्य रही होंगी। इस सभ्यता को क्या कहा जाए? मैंने सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पढ़ा है। यह सच है कि जिसका विस्तार आज के पाकिस्तान से लेकर भारतीय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक था, उस हिसाब से सिंधु की शाखाओं के अतिरिक्त आज की घग्गर हक्कर नदियों के किनारे भी अच्छी खासी जनसंख्या थी। यह अनुमान लगते हैं कि यही सरस्वती नदी थी और इस कारण सिंधु और सरस्वती नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो हड़प्पा के बाद आर्य आए। वे कब आए, कहां से आए, आए भी या नहीं? आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक हर कयास को कयास ही माना जाए। किसी बात को मानने या सिद्ध करने की यह वजह न हो कि हम ऐसा चाहते हैं। मूल प्रश्न तो यह है कि आर्य थे भी या नहीं थे।